बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब का कि उन्होंने ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन रखा। और इस तरह के टॉपिक और ये सब्जेक्ट हम लोग की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर से सीतापुर के कंटेक्स्ट में ये देख करके कि इस तरह का डिस्कशन रखा गया है, बहुत खुशी हुई। और जो पूरा जो टॉपिक जिस तरह सिलेक्ट किया उन्होंने, और ये जो टॉपिक रखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है क्योंकि ये हम सब से जुड़ा हुआ है। मतलब हर व्यक्ति के साथ ये टॉपिक के जो जो इसका जो पर्सपेक्टिव है, जो पूरा इसका बिखराव है, या आप कहा जाए कि वो हम सबको छूता है, और हम सब उसमें कुछ ना कुछ हमारा उससे लेना देना है। सबसे पहली चीज तो एक संविधान के पर्सपेक्टिव में जो मुझे बहुत स्ट्राइक करती है, और जब भी उसको देखते हैं वो इस कंटेक्स्ट में कि आप ये बात देखिए कि ये कब किस सिचुएशन में बना, और अब इसके तकरीबन 70-71 साल हो गए हैं बने। और 70 साल 71 साल जो इसको बने हुए चले हुए हैं, वो अगर उसका कोई एक असेसमेंट हो कि वो कैसे रहे, तो वो कोई ये नहीं कहेगा कि खराब रहे, कोई कहेगा अच्छे रहें, कोई कहेगा बहुत अच्छे रहें। लेकिन उसको ये कहना कि वो खराब रहे या सक्सेसफुल नहीं रहे, ऐसा नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि जो चीज उस वक्त बनी थी वो बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उसको जितना और हम उससे फायदा उठा सकते थे और उठाना चाहिए, वो हम उतना नहीं, उसको उतना व्यापक नहीं कर पाए। और यही वजह और भी है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है और जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। जब संविधान की जो रूपरेखा है और उसकी जो परिकल्पना है, अगर आप उसको देखिए, तो वो दो भाग में, मतलब मेरी मामूली जो उसके ऊपर जो भी अध्ययन है, उससे मुझे लगता है कि उसके दो पार्ट हैं बड़े क्लियर। एक तो वो कि जब वो इंस्टीट्यूशंस को बना रहा है, यानी कि जुडिशियल सिस्टम को बना रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को बना रहा है, एग्जीक्यूटिव को बना रहा है, तो ये जो इंस्टीट्यूशन देश को चलाएंगे उनके कंटेक्स्ट में वो एक संरचना कर रहा है। और दूसरा जो उसका पहलू है वो इंडिविजुअल्स के कंटेक्स्ट में है, व्यक्तियों विशेष के कंटेक्स्ट में। हर व्यक्ति को वो उसके कुछ राइट्स दे रहा है, उसके कुछ हक दे रहा है, और उसके कुछ दायित्व भी दे रहा है। मगर ये दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो वो ये संरचना कर रहा है इन संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को, संस्थानों की, और वो इंडिविजुअल्स के कंटेक्स्ट में उसको राइट्स देने की एक परिकल्पना को का की व्याख्या कर रहा है कि वो क्या चीजें हैं जो हर इंडिविजुअल को मिलेंगी। और उसकी जो प्रस्तावना है उसी में वो बिल्कुल बुनियादी 4 बातें कह रहा है। और वो जो बुनियादी 4 बातें हैं वो हर इस देश के नागरिक को दे रहा है। सबसे पहली चीज जो वो इंडिकेट कर रहा है, और जो हमारे जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना, उसके अंदर जो सबसे पहली चीज वो इंडिकेट कर रहा है, वो सबको एक तरह की लिबर्टी दे रहा है, आजादी दे रहा है। चूंकि हम एक तरह से राजों रजवाड़ों के बाद किसी एक विदेशी ताकत के अंदर गुलाम थे, तो सबसे पहली चीज जो वो बात कर रहा है वो उस तमाम चीजों से
आजादी दे रहा है। लेकिन वो जब आजादी दे रहा है तो उस वक्त वो बिल्कुल क्लियरली ये भी इंडिकेट कर रहा है कि वो किन कंटेक्स्ट में आजादी दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ आपको सामाजिक आजादी दे रहा है, वो तमाम तरह की आपको एक साथ आजादी दे रहा है कि आपकी सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक। मगर इन चीजों को जिनको वो इंडिविजुअल्स को दे रहा है उनके कंटेक्स्ट में उसने पूरे चैप्टर्स हैं उसके आगे, मगर उसको हमें खुद समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एकदम से गुलामी से निकल करके नागरिक बन गए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज है, उस चेंज को हम अपने अंदर कितना उतार पाए हैं, क्योंकि उसकी जो रूपरेखा है, परिकल्पना है, वो तो इस बारे में आपको राइट्स दे रही है, हमको राइट्स दे रही है, लेकिन हम उन राइट्स को कितना समझ पा रहे हैं। तो जो पहली चीज तो जो मैं सबसे ज्यादा उसमें स्ट्रेस देता हूँ वो उसको लिबर्टी को, कि उसको जो आजादी अपनी अपनी अभिव्यक्ति की और उसकी सामाजिक आजादी, उसकी कारोबारी, वो तमाम वो आजादी किसी एक लिमिटेड व्यू में नहीं देखी जाएगी, बल्कि वो एक पूरे उस परिवेश में देखी जाएगी जिसमें कोई भी व्यक्ति आम जिंदगी जब गुजारता है तो उसको जितनी तरह की आजादी की जरूरत होती है, अपने आप को किसी भी धर्म के साथ जोड़ने से, अपने आप को किसी से शादी करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, कारोबार करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, वो तमाम तरह की आजादियां दे रहा है। तो अब आपको ये नहीं है कि हमारा जमींदार जो है वो उसका एक विचार है तो हमारा भी वही विचार होगा। नहीं, मेरा अपना विचार हो सकता है, उसका अलग विचार हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जो उसने वो दी वो सबको, कि वो एक आजादी दी कि आप अपनी अभिव्यक्ति में, अपनी तमाम मामलों में आजाद हैं, आप जैसा चाहें वैसा डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी जो इक्वल, जो सबसे उतनी ही जरूरी चीज है, वो उसकी इक्वालिटी है, वो बराबरी दे रहा है सबको। अब राजा हो, फकीर हो, हम बहुत अच्छे किसी सेक्ट को बिलोंग करते हो और कोई ना अच्छे उसको सेक्ट को बिलोंग करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरी उसने, और ये दोनों चीजें यानी कि आजादी और बराबरी, ये दोनों चीजें सोच की है। मतलब ये सबसे पहली जो ये दोनों चीजें आएंगी वो हमारी सोच में आनी चाहिए कि हम अपनी सोच से आजाद हों, और बराबरी हमारी सोच में भी हो। अब जो चीजें सिर्फ लिखी हुई हैं, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं आई हैं और हम उनको खुद ही अपने अंदर, अभी कहा जाए, एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं, तो जब हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए तो हम उसको अभिव्यक्त क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट क्या करेंगे। तो ये हमें ये दो बुनियादी चीजें सोच के साथ लानी है, और दो के साथ और एडिशनल चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, और एक तरह से जो समाज की संरचना के हिसाब से भी वो है। और वो जस्टिस है कि इंसाफ हो, न्याय मिले, और फेटर्निटी हो, आपस में भाईचारा, बंधुत्व, एक दूसरे के का ख्याल, वो समाज के लिए, कि वो समाज में जब आप रहेंगे और किसी से आपका कोई वाद विवाद है, कोई बात है, तो आप जब न्यायालय में जाएंगे तो आपको न्याय का हक है कि आपको न्याय मिले। तो मैं जैसा कह रहा था कि जो इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए, कि हमारे कोर्ट्स बनाए, पार्लियामेंट्स बनाए, और उसी के साथ उनका जो प्रतिबिंब है राज्यों में, राज्यों के कोर्ट्स हैं, राज्यों की विधानसभाएं हैं, और राज्यों में जो सरकारी तंत्र है वो उसकी एक संरचना है। और जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति को वो ये दो चीजें, कि उसको आजादी और उसको बराबरी, और उसके साथ साथ उसको न्याय मिलेगा, और वो आपस में अलाइन कर सकता है एक दूसरे से,
और वो फ्रेटर्निटी की भावना जो समाज को चलाने के लिए और उस इन राइट्स को सबको मिल सके उसके लिए प्रिजर्व करने के लिए जो दी गई। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं, ये पिछले ऐसा नहीं है कि अब आई हैं या अब उनकी महत्व है। ये महत्व इनका हमेशा से था और हमेशा रहेगा, मगर इनके महत्व को अलग अलग नए नए तरीके से नए नए सोर्सेस के साथ एक नए फॉर्म में इनको कम किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। उसके लिए जब तक कि हम उसको उसका विचार या उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो हम उसको हो जाने देंगे। या कहा जाए कि हम अगर मान लीजिए कि कोई चीज ऐसी है कि जो इंडिविजुअल्स के यानी कि मेरा अपना एक जाति मानना है किसी चीज को लेकर के, लेकिन मान लीजिए मैं जिस समाज में हूँ या जिन लोगों में हूँ वो ये कहें कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी अभिव्यक्ति से उसमें खामोश हो जाऊं कि हाँ यही सही नहीं। हर इंडिविजुअल को जो पूरी की पूरी ये जो पूरी आज़ादी है और ये जो पूरी जो कानूनी संरचना है वो व्यक्ति के लिए है, वो इंडिविजुअल के लिए है, वो नागरिक के लिए है। वो किसी पर्टिकुलर किसी भी रीजन के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए, किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी तबके विशेष के लिए नहीं है। वो सबको इंडिविजुअली ही मिली हुई है। मगर उस इंडिविजुअलिटी जो हमें मिली हुई है उसका इस्तेमाल करने और उसका सही उसका योग कर सके उसके लिए उसको समझाना बहुत जरूरी है, उसको लोगों तक ले जाना बहुत जरूरी है। अभी आज ही की बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास, चूंकि हम सब ये बात मानते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो उनके लिए फाइनल फैसला है और उसके बाद कोई अपील उसके ऊपर नहीं है। लेकिन संविधान में प्रावधान उसका किया गया है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से खुश नहीं है और उससे तब भी फैसला आने के बाद भी अग्रीव है तो वो उसको रिव्यू में ले जा सकता है और 30 दिन के अंदर वो रिव्यू फाइल करे। ये प्रावधान था। लेकिन एक लंबे समय से जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्किंग और उसको देखते देखते चलते चलते एक ये स्टेज आई कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फैसला किया कि अगर कोई रिव्यू में के बाद वो चैप्टर क्लोज नहीं हो जाएगा, बल्कि अगर कोई रिव्यू से भी खुश नहीं है तो वो एक और क्यूरेटिव पिटिशन, जिसको उन्होंने नाम दिया कि वो क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकता है। मगर वो जो बात कह रहा है कि जिसको वो समझता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उसको कोई सीनियर एडवोकेट अपना सर्टिफिकेट दे कि हाँ ये जो याचिका है ये इस लायक है कि ये सुनी जाए और ये क्यूरेटिव पिटिशन बनने योग्य है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइल कर देगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगा और उसके निस्तारण करेगा। यानी कि जो चीज फाइनल हो चुकी है उसका जो प्रावधान संवैधानिक है, लेकिन उसका जो पिछले 70 सालों में जिस तरह से इस्तेमाल हुआ उससे ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद पाया या ये समझा कि नहीं हमें ये मौका और देना चाहिए। तो उन्होंने उस मौके को देने के लिए एक अपने जजमेंट पास किया और उसका प्रावधान किया। तो ऐसे ही जैसे जैसे जो ये सिचुएशंस आगे बढ़ रही हैं, अब तमाम तरह के नए कमीशंस हैं, तमाम तरह के नए उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। वो हमारा जो पिछले 70 साल में जो तजुर्बा रहा है उसमें क्या नई चीजें और आ सकती हैं, क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं, कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए वो चीजें की गई और वो बनाई जा रही, आगे भी बनाई जाती रहेंगी। एक कहा जाए कि एक लाइव डॉक्यूमेंट है, एक जीवित किताब है और एक जीती जागती हुई एक परिकल्पना है जो जो इवॉल्व हो रही है, जो जो इवॉल्व होती रही है और आगे भी इवॉल्व होती रहेगी। तो उसको उसको समझना समझाना, उसमें जो नए परिवेश आ रहे हैं, जो नई सिचुएशन आ रही हैं, उसके हिसाब से देश को एक घर की तरह से लेकर के चलना और उसमें
जो नई जो ज़रूरतें आएँ उसके हिसाब से नए प्रावधान किए जाएँ। मगर उन सब के साथ-साथ वो किया भी जा रहा है और ये हो भी रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ जो ज़रूरी बात वो यही है कि ये जो हमें राइट्स मिले हुए हैं और जो हमारे पास पहले से हक मौजूद है, उसको उन तक भी पहुँचाया जाए जिनको इसकी मालूमात नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं। ये तो सबको मालूम है कि जो एक वोट जज का है, वही एक वोट उनके दरबान का है। जो एक वोट किसी साइंटिस्ट का है, वही एक वोट किसी अनजान आदमी का है जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो। ये बराबरी का तो एक एक पहलू है, सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है कि जो सबको पता है। ऐसे ही उसके तमाम पहलू हैं, जो मेरे ख्याल से हम लोग की सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो हम लोगों तक लेकर के जाएँ, ताकि वो उससे फ़ायदा उठाएँ और ताकि इसका सही इस्तेमाल या उसकी सही रूपरेखा और उसका सही क्रियान्वयन संवैधानिक प्रावधानों का हो सके। बस मुझे इतनी ही बात अपनी रखनी थी और त्रिवेदी सर सामने मौजूद हैं जी, और शुक्रिया, मुझे शुक्रिया योगी साहब। जी, खुशी है कि मैं उनको सुनना चाहूँगा और मेरी जो जितनी इसमें छोटा-मोटा जो अध्ययन था वो बस मैंने अपना सामने रख दिया है। जी, त्रिवेदी जी आप शुरू त्रिवेदी जी आप कीजिए। शुरू कीजिए। मैं बहुत गौर से सुन रहा था फौजल अहमद साहब को। उन्होंने जो बातें रखी बहुत अधिक आदर्शवादी हैं। मैं एक दूसरे पक्ष पर बात करना चाहूँगा, जिस विषय में लोग न बोलते हैं और न अक्सर सुनना ही चाहते हैं। ये संविधान जब बनाया जा रहा था तो उस समय भारत की राजसत्ता इंडिया की बुर्जुआजी को ट्रांसफर हो चुकी थी और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अंतर्गत शिक्षा पाए हुए भारतीय नौजवान या भारतीय शिक्षक वर्ग इस संविधान को बनाने का काम कर रहा था। मुझे ताज्जुब होता है कि जिस समय संविधान बन रहा था तो ड्राफ्ट कमेटी के लोग ही संविधान के निर्माण में रुचि नहीं ले रहे थे, बल्कि सारा काम डॉक्टर अंबेडकर को सौंप दिया था और उन्होंने ये ड्राफ्ट बना करके पेश किया। साधारण बहस के बाद, वैसे बड़ी जीवंत बहसें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इस संविधान को भारत पर लागू कर दिया। लेकिन न जनता की राय से संविधान बना था, न जनता इस क्षमता में ही थी कि संविधान के लिए वो एक सही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कर सके, और न वो संविधानों से परिचित ही थी, क्योंकि इसके पहले भारत में सामंती राज्य था। 650 स्टेट्स थी राजाओं की, और ब्रिटिश इंडिया थी जहां पर अंग्रेज कुछ कानून पास करते थे, उनके अनुसार शासन चलता था। जब भारत आजाद होने की बात हुई तो कहा गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। ये कॉन्स्टिट्यूशन उसी क्षेत्र के लिए बनाया गया जिस क्षेत्र पर अंग्रेज स्वयं शासन करते थे। राजाओं को तो आजादी दे दी गई थी, वो भारत में शामिल हों, अपना अलग फेडरेशन बना लें या खुद ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें और अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनावें। खैर, ये संविधान बनना प्रारंभ हुआ, संविधान लागू कर दिया गया, लेकिन बेसिकली इसका जो कंटेंट था वो आज हम चाहे जितना उसको आदर्शवादी देखें या आदर्शवादी बनाने का प्रयास करें, लेकिन सच ये है कि वो भारत की बुर्जुआजी का इंस्ट्रूमेंट बन करके पिछले 71 सालों से भारत के ऊपर लागू है, और बुर्जुआजी जैसा चाहती रही है उस संविधान का और संविधान के अंतर्गत बनाई संस्थाओं का उपयोग और दुरुपयोग करती रही है। उदाहरण के लिए उसने संसद, अक्सर लोग बात आती है कि इतने अधिक क्रिमिनल संसद में बैठे हुए हैं, उस संविधान के आदर्शवाद की हम बातें कैसे कर सकते हैं जिसमें गुंडे, लफंगे, भ्रष्टाचारी सांसद बनकर के बैठते हैं, मिनिस्टर भी हो जाते हैं, या हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में हेरा फेरी करके सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंच जाते हैं, या
घूस लेकर के फैसला देने वाले न्यायाधीश हाई कोर्ट में आसानी तक पहुंच जाते हैं। तो अब जब उस संविधान के आदर्शों की हम बात करेंगे या उनकी महत्ता की बात करें तो देखेंगे कि पिछले 70-71 सालों में उस संविधान के साथ क्या क्या नहीं हुआ है, और वो संविधान उसके अंतर्गत जो बनाई गई संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से जनता को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय देती रही है। ये अयोध्या की मस्जिद का मामला है। 60 सालों तक एक मामले को लिपटाए रहे, डाले रहना, और उसके बाद में उसके ऊपर निर्णय न करना, बार बार तारीखों पर तारीखें देते रहना, बार बार फैसले बदलना। क्या कोई आदर्श संविधान ये परमिट करेगा एक मस्जिद को कुछ लोग जाएं और गिरा दें, और उसके बाद कहा जाए कि हम तो जान ही नहीं पाए, पुलिस कहे कि हम तो जान ही नहीं पाए कि रात को किस तरीके से मूर्तियां चली आई और बैठ गई वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट 60 वर्षों तक उसके ऊपर न्याय देता रहे। इसी तरीके से एक दूसरी घटना जो भारत में है कि एक एसोसिएट स्टेट है भारत की, एक तरफा वो जो एग्रीमेंट था उस स्टेट का और इंडियन स्टेट का, एक सरकार ने अकेले ही वो फैसला बदल दिया। मैं बात कश्मीर की कर रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर तत्काल फैसला नहीं देने जा रही, उस पर सुनवाई नहीं करने जा रही। तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये संविधान की एक आदर्शवादी सोच के अनुसार उसको समझ विकसित की जा सकती है। क्या हम ये बात को सोच सकते हैं कि हमारे भारत में जो हमारा संविधान है हमको इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस ये सब हमको दे पाएगा? इंडियन बुर्जुआजी और संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाएं भारत की जनता को न स्वतंत्रता देने को तैयार हैं, न समानता देने को तैयार हैं, न बंधुत्व देने को तैयार है, और न न्याय देने को तैयार है। वो इस संविधान का मनमाना इस्तेमाल करते हुए जो कुछ भी कर सकती हैं, समानता के विरुद्ध, स्वतंत्रता के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, वो सब वो कर रही हैं, और संविधान उनको रोक नहीं रहा है। संस्थाएं दूषित हो चुकी है, चाहे न्यायपालिका हो। पूरे हिंदुस्तान में न्यायपालिका में लाखों की संख्या में हैंड्स काम कर रहे हैं। उन हैंड्स को जो वेतन दिया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ये चीज हो रही है कि जो खर्चा वसूला जाता है न्यायपालिका में, पेशकार बैठा, जज बैठा हुआ है, नीचे पेशकार पैसा ले रहा है, और उस पैसे को महीने भर में जो कुछ बना 50,000, 60,000, 1 लाख, उन हैंड्स को बांटा जा रहा है, उनको उससे वेतन दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता है? जिस न्यायपालिका के बारे में हमसे कहा जाता है कि हम आंखें बंद करके उसकी न्यायप्रियता पर विश्वास करें, वो न्यायपालिका ही ये सब करवा रही है। शायद ही हिंदुस्तान की कोई अदालत हो जहां पर हैंड्स काम न करते हो। अब हालत तो ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में लेखपालों ने भी हैंड्स रखने शुरू कर दिए। तो जिस तरीके से ये चीज हो रही है, और हैंड्स की तनख्वाह और अंदर की जो विकृतियां हैं, वो विकृतियां इतनी भयावह हैं कि कहते हुए डर लगता है कि कौन कौन हैंड्स रख रहा है, किस किस्म के हैंड्स की भर्ती हो रही है, हैंड्स क्या कर रहे हैं, फैसले पहले से तय हो रहे हैं कि कितने रुपए दो तब वो फैसला देंगे, नहीं तो तारीखों पर तारीखें बढ़ रही हैं। जो सबसे बड़ा संरक्षक है इस संविधान का, सुप्रीम कोर्ट, वो और उसके अधीन की तमाम लंबी चौड़ी विशाल न्यायपालिका, उसमें क्या हो रहा है, किस किस तरीके की चीजें हो रही हैं। हम कैसे विश्वास करें कि वो संविधान इस भारत को न्याय दे पाएगा, भारत की जनता को न्याय दे पाएगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। मैं देख रहा हूं कि ये संविधान किस तरीके से एक उत्पीड़क दस्तावेज के रूप में हमारे ऊपर थोपा गया है। मैं तो ये सोचता हूं इस संविधान को फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए। वो जो इमरजेंसी में रिव्यू हुआ था
उस रिव्यू से काम नहीं चलेगा। इसका लेखन फिर से होना चाहिए, क्योंकि बुर्जुआजी इसका बेहद नाजायज इस्तेमाल कर रही है। मुझे याद आता है एक बार भारत के एक राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मुझसे कहे तो मैं झाड़ू लगाने को भी तैयार हूं, कि इस संविधान के अंदर ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो सकता है जो प्रधानमंत्री के आदेश पर झाड़ू लगाने को तैयार हो। जो ऐसे इस संविधान के अंदर भारत का ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है जो कोई थर्ड पर्सन बाहर बैठा हुआ मनमाने तरीके से इस संविधान का प्रधानमंत्री का इस्तेमाल करता रहा हो। ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, कई राष्ट्रपतियों के मामले में ये हुआ है और आगे होने की संभावना है। कैसे कैसे लोग राज्यपाल नियुक्त किए जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग एमपी राज्यसभा में नियुक्त किए जा रहे हैं, किस किस तरीके से मनचाहे फैसले लेने के लिए न्यायाधीशों को राज्यसभा में नामित किया जा रहा है, किस तरीके से राज्यपाल बनाए जा रहे हैं और आगे इस संविधान के अंतर्गत क्या क्या होना है यदि बाकी है। मौलिक अधिकार, नीति, रिस्पेक्ट, तत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये आम आदमी को, सामंतवाद आज भी सुरक्षित है इस संविधान के अंतर्गत। राजाओं के महल सुरक्षित है, राजाओं के रुतबे सुरक्षित है, नए नए वीआईपी पैदा हो गए हैं। कैसे कैसे लोग विधायक और सांसद बन करके हमारी धारा सभाओं में बैठ रहे हैं, कैसे एक आदमी पूरे देश को चला रहा है। खाली वो विधायिका पर नियंत्रण नहीं कर रहा है, कार्यपालिका तो उसके नियंत्रण में है ही, वो राष्ट्रपति तक को नियंत्रित कर रहा है, संसद के सदनों को नियंत्रित कर रहा है, सारे विधानमंडल उसकी उंगलियों पर नाच रहे हैं। तो जब स्थिति इतनी अधिक भयानक है तो इस संविधान के बारे में एक आदर्शवादी सोच रखना और ये सोचना कि ये संविधान इस देश को बहुत लंबे समय तक एक रख पाएगा, देश और बहुत विकसित हो पाएगा, नागरिक सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे, गौरवपूर्ण जिंदगी जी पाएंगे। इस संविधान के अंतर्गत शिक्षा की क्या स्थिति है, पूरे हिंदुस्तान की बुर्जुआजी ने अपनी औलादों की शिक्षा अलग कर लिया है। गरीबों के बच्चों के लिए जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के लिए प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं और जो स्कूल खोले गए हैं वहां पर किस तरह की शिक्षा हो रही है, कैसे मास्टर स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं, एमडीएम के नाम के ऊपर बच्चों को क्या मिल रहा है, किस तरीके से नीचे प्रधान से लेकर के, ग्राम प्रधान से लेकर के ऊपर राष्ट्रपति तक को किस तरीके से एक तानाशाह के अंगूठे के नीचे इस संविधान ने पहुंचा दिया है। मैं जब इसके ऊपर कभी अकेले में सोचता हूं तो डरता हूं कि ये क्या हो रहा है, क्या इसको कभी बदला जा सकता है। इसी संविधान के अंदर जहां पर इक्वलिटी, लिबर्टी और स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, विचारों को किस तरीके से भारत में नियंत्रित किया जा रहा है। आदमी को क्या आज कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हिंदुस्तान की सेना में पूंजीपतियों और सामंतों, मंत्रियों और सांसदों की सक्षम औलादों को भी जबरदस्ती, अगर वो इस योग्य है, उनको भारतीय सेना में भर्ती किया जाए और भारत की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी केवल गरीबों की औलादों पर न छोड़ी जाए, पूंजीपतियों की औलादों को भी अपनी शत्रु सेना के गोली खाने के लिए विवश किया जाए, कि गरीबों को भर्ती करके सेना में और युद्ध लड़े जाए। दुनिया में आज तक जितने युद्ध हुए हैं सब गरीबों के बच्चों की औलादों के सीनों पर आई हुई गोलियों के बल पर हुए हैं। जब कभी गरीबों के बच्चों ने
सेना में भर्ती होकर के युद्ध करने से इनकार किया है तो युद्ध समाप्त हो गया है। जिस समय भारत के नौजवान पूंजीपतियों और सामंतशाहों की औलादों के नियंत्रण में युद्ध लड़ने से इनकार कर देंगे, उसी दिन से ये व्यर्थ की लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। दुनिया में ऐसी लड़ाइयां समाप्त हुई हैं और भारत में जो युद्धोन्माद फैलाया जाता है वो युद्ध उन्माद भी समाप्त हो जाएगा। देश की सीमाओं की रक्षा होती है बगल के देश से सीमा समझौता और सेना से। सीमाओं का बगल के देश से सीमांकन नहीं करेंगे और युद्ध की बात करते रहेंगे। युद्ध से सीमाओं का निर्धारण नहीं होता है। संविधान को, उन तमाम चीजों को जो उस समय संविधान में छोड़ दी गई थी या जिसको अब बुर्जुआजी ने अपने हक में कर लिया है, उन संस्थाओं को अपने मन के लोगों को चुनवा करके चुनाव कमीशन ये बनाते हैं, लेकिन इनका चुनाव कमीशन ऐसे कानून नहीं बनाता है जिससे गुंडों को संसद में पहुंचना, दलालों को संसद में पहुंचना, झाड़ू लगाने के लिए उतावले व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना रुके। जब संसद का ये हाल है, इसी संविधान से उपजी हुई है संसद, जब उसका ये हाल है तो विधानसभाओं का हाल कि किस तरीके से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने खानदानी माली को, अपने खानसामा को, अपने घर की एक कुक को ऊंचे पदों पर पहुंचाता है और उसे मन चाहे काम करवाता है। तो मेरी तो बहुत स्पष्ट समझ है कि भारतीय संविधान है एक्चुअली फेल्ड। इस संविधान ने देश को जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, न्याय देने की जो कल्पना की गई थी, जो आदर्श घोषित किए गए थे, वो सब देने में ये असफल रहा है। ये संविधान भारत की जनता को न तो न्याय दे पाया है, न स्वतंत्रताएं दे पाया है, न समानता दे पाया है। एक पूंजीपति की जिसकी करोड़ों की संपत्ति है और जिसकी साल भर की आमदनी कुछ सैकड़ा है, इन दोनों के बच्चों की समानता क्या हो सकती है? उनके विचारों की समानता क्या हो सकती है? विचारों की समानता। पूरी पत्रकारिता को इतना भ्रष्ट कर दिया गया है, सत्ता के दलाल पूरी पत्रकारिता के ऊपर काबिज है। तो उस लिबर्टी के माने क्या है? छापने की आजादी के माने क्या है? पूरे देश में मेरा ख्याल है कि हजारों की संख्या में ऐसे अखबार हैं जिनका सर्कुलेशन 0 है, लेकिन इस संविधान के अंतर्गत बनी सरकारें, उसके पुलिस ऑफिसर ये रिपोर्ट करते हैं कि उनका सर्कुलेशन लाखों में है, तो उनको सरकारी विज्ञापन दिए जा रहे हैं। घर बैठे 5 प्रतियां लेकर के 10,000 दैनिक का सर्कुलेशन सीतापुर के अखबारों में हो रहा है। मैं सीतापुर से बोल रहा हूं। और ऐसे पत्रकार बड़ी संख्या में हैं जो केवल अखबार नाम को छापते हैं, उनका पाठक कोई नहीं है। सर्कुलेशन उनका लाखों में है और उनके सरकारी अफसर बार बार रिपोर्ट करते हैं कि हाँ वो छाप रहे हैं अखबार, जनता में जा रहे हैं, उनके सर्कुलेशन की संख्या ये है। अंगूठा के पत्रकारिता पूरे देश में बढ़ी है। बड़ी संख्या में ऐसे पत्रकार हैं जो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं और उनके 4-4, 5-5 अखबारों के प्रधान संपादक हैं। मैं ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो स्वयं पत्रकार हैं, उनके अंगूठा टेक पत्नी भी पत्रकार है, अंगूठा टेक लड़का भी पत्रकार है, अंगूठा टेक बहू भी पत्रकार है। सब एक अखबार के संपादक हैं, सबको सरकारी विज्ञापन मिल रहे हैं। ये सरकारें जानबूझ करके ऐसी पत्रकारिता को पूरे देश में विकसित कर रही हैं।
तो इस पत्रकारिता की वजह से सरकारों को आसानी है, वो जैसा चाहती हैं चुनाव के टाइम में जनता को भ्रमित कर देती हैं। जो जनता के वास्तविक इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बजाय सारी बात धर्म के नाम पर हो जाती है, मंदिर मस्जिद के नाम पर हो जाती है, जातियों के नाम पर हो जाती है, सीमाओं के नाम पर हो जाती है। भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद है। इस सीमा विवाद को कभी सुलझाने की बात ही नहीं होती। जो सुलझाने की बातें पर्दे के पीछे होती हैं वो जनता को बताई नहीं जाती हैं। 1914 की बात है मैकमोहन रेखा की, तब से आज तक सीमांकन की बात ही नहीं होती है और सीमांकन सेनाएं नहीं कर पाएंगी। फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है कि युद्ध से भारत और चाइना सीमा रेखा का निर्धारण कर सकेंगे। वो तो जमीन पर ही सीमांकन होगा। वो बात गंभीरता से होनी चाहिए, वो बात नहीं की जा रही है। कश्मीर का मुद्दा वार्ता से ही हल होगा, सेनाओं से हल नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर गंभीर बात करने की बात कहना ही गुनाह है। भारत में नहीं किया जाता है। कश्मीर के इतिहास में क्या क्या हुआ है, क्या क्या वहां पर किया गया है। आजादी की लड़ाई के समय कश्मीर में कांग्रेस ने यह बात क्यों नहीं उठाई कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वहां बने। जो 750 राजा भारत में राज्य करते थे, उन राजाओं के वहां कांग्रेस ने अपनी शाखा ही नहीं खोली जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की वहां पर बात ही नहीं की गई। आज भी जो सरकारें बन रही हैं चुनाव के माध्यम से, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स नहीं है। जैसे राष्ट्रपति कहता है कि वो झाड़ू लगाने के लिए उतावला है, ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं जो किसी एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल है। लगातार ये बार बार हो रहा है। ऐसी विधानमंडलें बन रही हैं जिनका बहुमत एक आदमी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत जैसी विशाल डेमोक्रेसी, जहां लगभग 150 करोड़ भारतीय रहते हो, जिनकी इतनी रिच विरासत हो, इतनी विशाल बौद्धिकता हो, तो उस देश में किसी मुख्यमंत्री की रखेल उसके बाद में मुख्यमंत्री बन जाए, क्या इस बात की संभावना है? और केवल उसकी एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो डांस अच्छा कर लेती है और रखेल है। ये कितनी विडंबनाएं हैं। इन विडंबनाओं के होते हुए जो कुछ ये सब चल रहा है, मैं समझता हूं इस संविधान का क्रिटिकल अप्रेजल होना चाहिए, इसके ऊपर लंबी बहस चलना चाहिए और इस संविधान के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको नए सिरे से पुनर्विचारित करो और एक नए संविधान की रचना भारत में होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया केवी त्रिवेदी साहब का अपने विचारों से हम सबको अवगत कराने के लिए। ये भी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हम सबको अपने विचारों से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मीटिंग में भाग लेने।